हेलो 8th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एमएम पब्लिक स्कूल। 8th क्लास, आज आपका टर्न है हिंदी, तो निकालिए अपनी व्याकरण संचय की बुक। बच्चों, पेज नंबर 26 निकालेंगे और आज हमारा जो पाठ हम पढ़ेंगे वो है 5 और पाठ का नाम है संज्ञा, जिसे बोलते हैं हम नाउन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। उदाहरणार्थ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ताजमहल अपनी बनावट और सुंदरता के लिए संसार के आश्चर्यों में गिना जाता है। हमें बाजार से कुछ पुस्तकें, कॉपियां और पेंसिल खरीदी। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति व्यक्तियों के नाम है ना ये, और स्थानों के नाम है भारत, दिल्ली, देश, राजधानी, और ताजमहल, संसार, बाजार। वस्तुओं के नाम पुस्तकें, कॉपियां। भावों के नाम बनावट, सुंदरता, आश्चर्य। ये बच्चों, ये सभी जो शब्द हैं वो संज्ञाएं है ना। अब संज्ञा के भेद क्या होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 3, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है बच्चों। तो व्यक्तिवाचक जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दिल्ली में स्थित बेलाई कमल मंदिर दर्शनीय है, गंगा यमुना से निकलती है। मुरारी बापू ने रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़कर सुनाई। उपयुक्त वाक्यों में उपयुक्त दिल्ली, बेलाई कमल मंदिर, हिमालय, गंगा, मुरारी बापू, श्री रामचरितमानस सभी संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करा रहे हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक कैसे होते हैं? ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार के या दो एक जैसे प्राणियों, वस्तु, स्थानों या आदि का बोध कराते हैं, वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। और भाववाचक संज्ञा होते हैं जो वो होते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरह से कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। एक होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरे होते हैं समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं कुछ वस्तु तथा द्रव्यों से तरह तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। ऐसी संज्ञा जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है बच्चों। अब समूहवाचक होते हैं जो ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन, प्रयोग के अनुसार संज्ञा रूप में परिवर्तन आ जाता है। प्रयोग के अनुसार कुछ संज्ञा के रूप में परिवर्तन आ जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कभी कभी विशेष संदर्भ में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि उस व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, कार्य आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द दे रखे हैं और जातिवाचक संज्ञा के कुछ रूप दे रखे हैं। तो दिग्विजय क्या होते हैं? आज के देश के दिग्विजयों की जरूरत होती है। जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ है। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा एक प्रकार के ही सभी प्राणी, वस्तु आदि का बोध कराती है, किंतु जब कभी जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने के लिए प्रयोग की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसी में भी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रयोग दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। अब आते 3rd है भाववाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा सदा एक वचन के में प्रयोग की जाती है, जबकि कभी ये संज्ञाएं बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त होती है। फिर ये भाववाचक संज्ञा नहीं रहती, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है बच्चों। तो आगे भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञाओं के 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाना इनका है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि मित्र का मित्रता हो गया, मनुष्य का मनुष्यत्व हो गया और बच्चा का बचपन हो गया। उसी तरह से जातिवाचक, भाववाचक जो होते हैं, जातिवाचक के जो होते हैं वो शत्रुगत और भाववाचक हो जाएगा उसका शत्रुता। ठीक है। इसी तरह सर्वनाम में भाववाचक संज्ञा बनाना, इनका होता है सर्वनाम जो होते हैं जैसे कि अपना, और इनका भाववाचक जो होगा वो होगा अपनापन, अपना तत्व। ठीक है।
और निज का निजता। ओके बच्चों, इसी तरह से विश्लेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विश्लेषण और भाववाचक कैसे होते हैं? विश्लेषण होते हैं स्वास्थ्य, तो उसका स्वास्थ्य हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। अच्छा का अच्छाई, वीर का वीरता। इसी तरह से क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो क्रिया क्या है? चढ़ना, और भाववाचक है चढ़ाई, ठीक है। अब आता है लास्ट, अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। अवयव से जो होते हैं वो होते हैं जल्द, और भाववाचक होते हैं जल्दबाजी, ठीक है। तो बच्चों आपका यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ हम अब कारक भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम कारक पढ़ेंगे, और पेज नंबर 37 ओपन कीजिए, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कारक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध दर्शाने के लिए कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारकों के ये चिन्ह ही वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध तथा वाक्य के अर्थ स्पष्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। जैसे कि पहला दे रखा है, रमेश ने खाना खाया। सेकंड है, गौरव गीता को पुस्तक देता है। और थर्ड है, वह कलम से लिखता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ प्रसंगों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें बच्चे और क्रिकेट के साथ प्रसंग का प्रयोग नहीं हुआ है। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद 8 होते हैं, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे कि कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो उसी तरह से इनके कुछ, जैसे कि कर्ता कारक जो विभक्तियां होती हैं, कर्ता कारक की होती है ने, और क्रिया के प्रश्न विशेष और उदाहरण होते हैं कौन, किसने। उदाहरण हो गया, विभू खाना खाता है, शिवानी ने पत्र लिखा, ठीक है। उसी तरह से कर्म होते हैं को, और क्रिया से जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं क्या और किसको, ठीक है। उदाहरण होता है माताजी खाना बनाती हैं, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। इसी तरह से करण कारक होते हैं से के और के द्वारा, ठीक है। और उसमें जो कृष्ण क्रिया से प्रश्न, फिर होते हैं करण कारक, ये उसमें होता है के और द्वारा। फिर इसकी जो क्रिया से जो प्रश्न विशेषण होते हैं वो होते हैं किसके और किसके द्वारा। उदाहरण होते हैं निकी कलम से लिखती है, उसे पत्र के द्वारा सूचित किया गया। संप्रदान होते हैं वो होते हैं को और के लिए, ठीक है। इसकी क्रिया से जो प्रश्न होते हैं वो है किसे और किसके लिए। और उदाहरण के लिए होता है रजनी ने मुझे पुस्तक दी, मैं पिताजी के लिए छतरी लाया, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे का, फिर आते हैं हमारे संबंध कारक। संबंध कारक होते हैं का, की, के, रा, री, रे, किसका और किसकी। जैसे ईशान का भाई आया, मेरी दीदी जी बीमार हैं। इसी तरह से है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होते हैं ना, नी, ने, में और पर। और जो इसकी क्रिया का जो विशेष होता है वो होता है प्रश्न पूछने का, वो है किसे और किसमें और किस पर, ठीक है। इसी तरह से संबोधन जो होते हैं वो होते हैं हे और अरे। जैसे कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, और अरे लड़के यहाँ मत खेल, ठीक है बच्चों। अब जो स्पष्ट रूप से इन्हें बताया गया है, जो ये हमारे जो 8 कर्ता, जैसे कि 8 कारक जो है, जैसे कि पहला है कर्ता कारक है। कर्ता कारक का अर्थ है किसी काम का करने वाला। किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी काम के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक होते हैं। जैसे कि विमल व्यायाम कर रहा है और ईशान ने छाता खरीदा। कर्म कारक होते हैं वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वे सदैव ही को विभक्ति का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के ही साथ होता है, ठीक है बच्चों। आगे फिर है करण कारक। करण इसमें होता है जिस संज्ञा का सर्वनाम के सहयोग से क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने यह मूर्ति अपने हाथों से बनाई, उसे पत्र के द्वारा सूचना भिजवाई गई है। संप्रदान कारक होते हैं वाक्य में जिस
जिससे कोई वस्तु प्रदान की जाए अथवा जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का होना या ना होना समझा जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके जो उदाहरण है, राष्ट्रपति ने वीर सैनिकों को पुरस्कार दिए, वह रामलीला के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपादान कारक होते हैं जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह आपादान कारक कहलाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बच्चे विद्यालय से लौट रहे हैं। संबंध कारक होते हैं जिस संज्ञा सर्वनाम के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए वहां संबंध कारक होता है। जैसे कि हैदर का भाई बीमार है, वह अपने घर पर है। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होते हैं क्रिया जिस स्थान पर या जिस समय पर घटित होती है वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मैंने पुस्तक मेज पर रख दी। ठीक है बच्चों, आगे है संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा को संबोधित करके बुलाने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो यहाँ वहां संबोधन कारक होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे श्याम कहाँ चले गए? इसी तरह से ये जो 8 कारक थे ये आपको बिल्कुल मतलब स्पष्ट रूप से समझाए गए हैं, इसमें बतलाए गए हैं। ठीक है, और कर्म कारक और संपादन कारक में अंतर। अब आते हैं अंतर की। अब इनमें अंतर पढ़ लेते हैं। इन दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह दोनों के प्रयोग में अर्थ में अंतर है। कर्म का कारक को उस शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक का को संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे कुछ दिया जाए, उसके लिए कुछ किया जाए। जैसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा और ईशान ने अपने मित्रों को उपहार दिए। ठीक है, इसी के साथ है करण कारक और अपादान कारक के अंतर। ठीक है, इनमें अंतर कैसे होते हैं? इन दोनों कारकों में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है परंतु दोनों के अर्थ में अंतर होता है। करण कारक का से क्रिया के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक का से अलग होने के अर्थ, जैसे कि प्रिया ने चाकू से फल काटा। ठीक है, सेकंड है गंगा यमुना से निकलती है। तो बच्चों हमने कारक पढ़े, कारक के कितने भेद होते हैं वो पढ़े हैं और इनके अंतर जाने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है और आप एक बार इसको खुद से पढ़ना और आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।